Hello, good evening, guys. Myself Vinod Kumar Yadav. I welcome all of you in my online classes of medical surgical nursing. As we all know, in BSc Nursing third year, we are discussing about the burn. In the last classes of burn, we are discussing about the types of burn, the degree of burn, and what the symptoms, what the clinical manifestations according to degree appears. We all discuss about these things. Now we are going forward in this video. The जनरल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जो जनरली कौन से सिम्टम्स अपने को देखने को मिलते हैं वो सब अपन देखते हैं. फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री के अकॉर्डिंग जो सिम्टम्स थे कि कौन सी डिग्री बर्न होगा तो कैसी अपीयरेंस होगी, वुंड अपीयरेंस कैसी होगी, स्किन वहाँ की कैसी होगी, वो मैंने पीछे जहाँ पे जो क्लासिफिकेशन बताया था वहाँ बताया था. इसके बाद नेक्स्ट अपन जनरली कुछ बात करें कुछ सिम्टम्स की तो ब्लिस्टर्स सब फर्स्ट डिग्री में मे बी हों मे बी ना हों, लेकिन सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री में ब्लिस्टर्स नहीं होते हैं. थर्ड डिग्री में, सेकंड डिग्री फर्स्ट डिग्री में ब्लिस्टर्स होते हैं, थर्ड डिग्री में नहीं होते क्योंकि वहाँ पे बर्न परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है, डीप टिश्यूज़ इंजरी होती है, इस वजह से वहाँ पे ब्लिस्टर्स नहीं. तो ब्लिस्टर्स का साइज़, ब्लिस्टर्स का टाइप, ये सब डिग्री के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है, जिसके बारे में अपन पीछे डिस्कस कर चुके हैं. पेन फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री में पेन हो सकता है, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री में पेन नहीं होता है. पीलिंग स्किन जलने के बाद आप सब ने नोटिस करा होगा, सबकी लाइफ में कभी ना कभी कोई चला होगा, तो स्किन ऐसी हो जाती है उतरने वाली, जैसे हट रही हो स्किन, तो पीलिंग स्किन. रेड स्किन हो सकती है. शोक, जो कि सबसे सीरियस या सीवियर प्रॉब्लम है, बर्न की वजह से होने वाली शोक हो सकता है. इसके अंदर क्या होगा, शोक कौन सा होता है, हाइपोवोल्यूमिक शोक, हाइपोवोल्यूमिक शोक हो सकता है, सेल्यूलर शोक हो सकता है. तो हाइपोवोल्यूमिक शोक होगा तो ब्लड सप्लाई पेरिफेरल टिश्यूज़ को कम हो जाती है, और पेरिफेरल टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो उसकी वजह से पेल एंड क्लमी स्किन, वीकनेस हो सकती है, ब्लूइश डिस्कलरेशन या साइनोसिस जिसको बोल सकते हैं वो हो सकता है. और ड्रॉप इन अलर्टनेस, मतलब अगर सेरेब्रल टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई कम हो गई तो ड्रॉप इन अलर्टनेस हो सकता है. इसके अलावा कन्फ्यूज़न हो सकता है, फेंटिंग, कोमा जैसी कंडीशंस अपीयर हो सकती हैं. तो अकॉर्डिंग टू सिस्टम बहुत सारे सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं. जैसे अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट हो रहा है तो वहाँ पे डिस्निया हो सकता है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है. इसके अलावा फ्लूइड कलेक्शन, कफिंग हो सकता है, स्पुटम प्रोडक्शन, ये सब चीज़ें हो सकती हैं. सेरेब्रल टिश्यू डैमेज हो रहे हैं या सेरेब्रल टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है तो उस कंडीशन में एक अलर्टनेस में लॉस हो सकता है, कन्फ्यूज़न हो सकता है, कोमा हो सकता है और डेथ भी हो सकती है. तो ये सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं. जैसे रीनल सिस्टम की बात करें तो शॉक की वजह से रीनल सिस्टम पे भी अफेक्ट पड़ेगा. वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम होगी तो जीएफआर कम हो जाएगा, जीएफआर कम होगा तो ओलिगूरिया भी हो सकता है, यूरिन आउटपुट कम हो सकता है. यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा क्योंकि जीएफआर कम है, शॉक की वजह से ब्लड सप्लाई कम हो जाती है. इसके बाद बात करें, स्वेलिंग हो सकती है, वाइट एंड चेयर्ड स्किन हो सकती है, लेदरी लुक टू स्किन हो सकता है, नम्बनेस और स्कारिंग. ये सारे सिम्टम्स आपको जनरल सिम्टम्स बताए हैं. सिस्टमिक सिम्टम्स अलग अकॉर्डिंग टू सिस्टम हो सकते हैं. अगर जीआई डिस्टर्ब हो रहा है, जीआई ट्रैक्ट को वो नहीं मिल पा रहा, तो जैसे अपन ने पैथोफिजियोलॉजी में देखा था, ब्लीडिंग हो सकती है, जीआई ब्लीडिंग हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ये सब सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अगर अफेक्ट हो रहा है तो कार्डियक आउटपुट कम होगा, या हार्ट रेट बढ़ सकती है, मतलब टेकिकार्डिया हो सकता है. रेस्पिरेटरी, इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट हो रहा है तो डिस्निया, कफिंग जैसे सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी और कौन सा सिस्टम अफेक्ट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस अपीयर हो सकते हैं. ये कुछ जनरल सिम्टम्स है जो कि किसी भी तरह के बर्न में, कोई सा भी बर्न हो, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, अगर सीरियस बर्न है, अगर टोटल बॉडी सरफेस एरिया ज़्यादा अफेक्टेड है तो उनके अंदर ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं. इसके बाद आते हैं अपन मैनेजमेंट पे. अपन ने देख लिया इस बर्न क्या होता है, बर्न के टाइप्स डिपेंडिंग ऑन सोर्स के बेसिस पे बर्न के टाइप कौन से
सबसे पहले अपन ने देखा बर्न क्या होता है, उसके बाद टाइप्स ऑफ बर्न ऑन सोर्स, इलेक्ट्रिक, केमिकल, थर्मल, जो भी टाइप्स थे। इसके बाद अपन ने टाइप्स देखे अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। उसके बाद अपन ने देखा डायग्नोस्टिक एवेलुएशंस, कैसे कैसे अपन पता लगा सकते हैं कि बर्न कितना है, कहाँ हुआ है, कौन से इसमें रूल ऑफ 9, लोड एंड ब्राउडर मेथड, ये सब अपन ने देखे। इसके बाद अपन ने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखे, जनरल जो टाइप्स के अंदर भी मैंने इंक्लूड कर दिए थे और अलग से भी आपको बता दिया भाई। अब आता है अपना मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में द इम्पोर्टेंट थिंग इन द मैनेजमेंट कि इसको 3 फेजेज़ में बांटा गया है, 3 फेजेज़ में बांटा गया है इसके मैनेजमेंट ऑफ केयर को। तो सबसे पहला आता है इमरजेंट एंड रिससिटेटिव फेज। फर्स्ट फेज इमरजेंट फेज या रिससिटेटिव फेज, सेकेंड फेज अक्यूट और इंटरमीडिएट फेज, और थर्ड रिहेबिलिटेशन फेज। तो फर्स्ट की बात करें, इमरजेंट और इमीडिएट रिससिटेटिव फेज, मतलब बर्न होने के जस्ट बाद से लेके, और फ्लूइड रिससिटेशन मतलब फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ इंजरी टू कंप्लीशन ऑफ फ्लूइड रिससिटेशन, मतलब फ्लूइड का वापस फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, फ्लूइड इम्बैलेंस हो गया, शॉक हो गया, तो उसकी को रिकवर करने तक के प्रोसेस को फर्स्ट फेज में इंक्लूड किया जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इमरजेंट फेज या इंटरमीडिएट रिससिटेटिव फेज। इमीडिएट रिससिटेटिव फेज, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं, फर्स्ट एड रिलेटेड चीज़ें कि क्या क्या करना आपको। जैसे बर्न हो जाता है तो पेशेंट को बर्न सोर्स है उससे दूर ले जाना है, अगर कोई चीज़ उससे टच हो रखी है, जैसे क्लोथ्स हो सकते हैं, कोई अदर ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो उनको रिमूव करना है। इसके अलावा फर्स्ट एड में अपन क्लीनिंग करनी है वाटर टैप या उससे। इसके अलावा जैसे अगर बर्न हो रहा है तो जो कोई क्लॉथ ले सकते हैं उसको गीला करके अपन पेशेंट को लपेट सकते हैं। तो ये सब चीज़ें फर्स्ट एड के अंदर इंक्लूड की जाए। इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ शॉक प्रिवेंशन के लिए फ्लूइड थेरेपी अपन प्रोवाइड करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ना हो, और अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट हो रहा है तो अपन उसको प्रिवेंट करना है। इसके बाद डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्कोमिटेंट इंजरीज, अगर कोई इंजरी हो, सर्वाइकल इंजरी हो सकती है, हेड इंजरी हो सकती है, या और भी कोई इंजरी है, तो उन इंजरीज़ को अपन असेस करके और उनको पे भी फोकस करना है। इसके बाद वुंड असेसमेंट एंड इनिशियल केयर, वुंड कैसा है उसका असेसमेंट करना और उसकी इनिशियल केयर स्टार्ट करते हैं। इसके बाद सेकेंड फेज आती है अक्यूट इंटरमीडिएट फेज। सेकेंड फेज जिसको अक्यूट फेज बोला था, इसमें फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ डायूरेसिस टू नियर कंप्लीशन ऑफ वुंड क्लोजर। डायूरेसिस मतलब आउटपुट मेंटेन करना, कि इनटेक आउटपुट जो हो रहा है उसको मेंटेन करते हैं। इससे अपने को पता चलता है कि कितना फ्लूइड रिससिटेशन जो अपन ने फर्स्ट फेज में किया था वो कितना इफ़ेक्टिव हो रहा है। तो उसके लिए अपन डायूरेसिस की बिगिनिंग से लेके और वुंड की क्लोज़र मतलब जो वुंड है उसको ठीक, जैसे फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री बर्न नॉर्मली बिना किसी प्रोसीजर के ठीक हो जाता है, लेकिन थर्ड डिग्री बर्न फोर्थ डिग्री बर्न में क्या करना पड़ता है, ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है, स्किन कहीं और से लेके स्किन ग्राफ्टिंग। तो जो भी प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं वो सब किसके अंदर आएगा, सेकेंड अक्यूट इंटरमीडिएट फेज वुंड केयर एंड क्लोजर। प्रिवेंशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करना है, और इसके अलावा न्यूट्रिशनल सपोर्ट, ये सब चीज़ें सेकेंड फेज के अंदर आएंगी। और थर्ड फेज है रिहेबिलिटेशन फेज, मतलब इन द पेशेंट को अपन जो पहले बर्न से पहले जो नॉर्मल लाइफ थी उसकी उस लाइफ तक लाने के लिए जो भी प्रोसीजर्स और जो भी मेजर्स फॉलो करेंगे वो सब किसके अंदर आएंगे, रिहेबिलिटेशन फेजेस। ये कहाँ से स्टार्ट होगी, वुंड क्लोजर से लेके पेशेंट के रिटर्न टू इंडिविजुअल्स ऑप्टिमम लेवल ऑफ फिजिकल एंड साइकोसोशियल एडजस्टमेंट। उसका फिजिकल और साइकोसोशियल एडजस्टमेंट तक, मतलब वो अपनी नॉर्मल लाइफ में आए तब तक का प्रोसेस क्या कहलाता है, रिहेबिलिटेशन फेज। इसके अंदर प्रिवेंशन ऑफ स्कार्स एंड कॉन्ट्रैक्चर्स, जैसे वुंड की वजह से स्कार्स हो सकते हैं, किसी इंजरी की वजह से जो भी हो सकते हैं वो सब अपन ठीक करेंगे, उनको प्रिवेंट करना है। इसके अलावा फिजिकल, ऑक्यूपेशनल और वोकेशनल।
फिजिकल रिहेबिलिटेशन मतलब बॉडी उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग करे। इसके अलावा ऑक्यूपेशन, वो अपने काम पे जा सके, अपना जो डेली वर्क है वो सब कर सके। और वोकेशनल अपना जो डेली लिविंग लाइफ के लिए जो अर्निंग्स हैं वो सब करने का काम वो कर सके। ये सब अपने को रिहेबिलिटेट करना है। इसके अलावा फंक्शनल एंड कॉस्मेटिक रिकन्स्ट्रक्शन। फंक्शनल रिकन्स्ट्रक्शन कि जो अपना पहले जो नॉर्मल लाइफ में जो पहले काम कर पा रहा था वो सब काम करे। और कॉस्मेटिक रिकन्स्ट्रक्शन मतलब बर्न की वजह से अगर बॉडी इंजर्ड हुई है, बॉडी के शेप में कोई चेंजेज आए या कोई स्कारिंग हो गया है, तो उन सबको ठीक करके कॉस्मेटिकली अपन रिकन्स्ट्रक्ट करके, ताकि वो जब सोशल लाइफ में जाए तो उसको वो स्कार्स की वजह से या बर्न वुंड इंजरीज़ की वजह से जो निशान पड़ गए थे उन सब की वजह से उसको कॉन्फ्लिक्ट फील ना हो, तो उसके लिए अपन कॉस्मेटिक रिकन्स्ट्रक्शन भी करते हैं। और इसके अलावा साइकोसोशल काउंसलिंग, समाज में कैसे रहना है, कैसे उसको वापस रिहेबिलिटेट करना है, कैसे कोप अप करना है प्रॉब्लम्स के साथ, वो सब अपन उसको सिखाते हैं। तो जो बर्न मैनेजमेंट है उसको 3 भागों में बांटा गया है: इमरजेंट, इमीडिएट रिससिटेटिव फेज, अक्यूट इंटरमीडिएट फेज एंड रिहेबिलिटेशन फेज। जब अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इमरजेंट या रिससिटेटिव फेज, फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ इंजरी टू कंप्लीशन ऑफ फ्लूइड रिससिटेशन तक ये प्रोसेस या ये फेज चलता है। इस फेज का फर्स्ट मैनेजमेंट क्या है? द फर्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट इज़ टू रिमूव द पेशेंट फ्रॉम द सोर्स ऑफ इंजरी एंड स्टॉप द बर्निंग प्रोसेस। जो पेशेंट है उसको जो सोर्स ऑफ इंजरी है उससे दूर हटाना और साइड में ले जाना। इसके बाद और क्या क्या अपने को इमरजेंसी प्रोसीजर्स करने। सबसे पहले एक्सटिंग्विश द फ्लेम, जो आग लगी हुई है या थर्मल इंजरी, इलेक्ट्रिक इंजरी, जो भी कुछ अगर आपको वहाँ पे दिख रहा है, तो जो सोर्स ऑफ इंजरी है उसको आपको रोकना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? विक्टिम को ग्राउंड पे गिरा सकते हैं, रोल कर सकते हैं, ड्रॉप एंड रोल कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? एक गीला या जो ब्लैंकेट या कोई भी कोट है उसको आप पानी से गीला करके और लपेट सकते हैं, ताकि जल रहा हो या कुछ, जैसे थर्मल बर्न की बात कर रहे हैं तो उसमें ये किया जा सकता है। केमिकल बर्न में अपन कर सकते हैं कि वाटर टैपिंग से उसको इरिगेट करना, ताकि केमिकल हट सके स्किन से, वो कर सकते हैं। तो सेकंड फेज आएगी कूल द बर्न। बर्न एरिया को कूल करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? सोक विथ कूल वाटर से अपन उस जो बर्न एरिया उस पर टैप वाटर या कूल वाटर जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो कंटिन्यूसली चला देंगे बर्न एरिया पे। इसके बाद थर्ड है रिमूव रेस्ट्रिक्टिव ऑब्जेक्टिव्स। जो भी कोई भी रेस्ट्रिक्टिव ऑब्जेक्टिव, जैसे किसी ने कोई क्लॉथ्स पहन रखे हो, कोई ऑब्जेक्ट पहना हुआ, उन ऑब्जेक्ट्स को और क्लॉथ्स को अपन हटा के साइड में कर देंगे। इसके बाद कवर द वुंड। वुंड को एक बार कूल करने के बाद, वाटर से क्लीन करने के बाद अपन उसको कवर कर देंगे, ताकि कंटामिनेशन, इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएं। इसके और इरिगेट केमिकल बर्न्स। अगर केमिकल बर्न है तो उसको इरिगेट करने के लिए अपन क्या करेंगे? हाई प्रेशर शॉवर, या फिर आपके पास जो भी अवेलेबल हो, टैप वाटर, या स्पीड से अपन उस केमिकल बर्न जहाँ पे जो एरिया बर्न हुआ उसको वाटर के से वॉश करेंगे, शॉवर से वॉश करेंगे। आपके पास शॉवर अवेलेबल है, जैसे केमिकल्स बर्न मोस्ट कॉमनली हो सकते हैं लेबोरेटरीज़ में या केमिकल फैक्ट्रीज़ में, तो वहाँ पे जो हाई प्रेशर शॉवर्स हैं उनकी पहले से व्यवस्था करी हुई होती है। तो अगर कोई पेशेंट या कोई केमिकल या किसी लैब के अंदर ऐसा हुआ है तो आपको हाई प्रेशर शॉवर से उस जो बर्न हुआ है उसको वॉश करना या इरिगेट करना, ताकि जो केमिकल चिपका हुआ है स्किन पे लगा हुआ है, एडहेरेंट हो रखा, वो हट सके और फर्दर इंजरीज और बढ़ ना सके। तो ये सब चीज़ें इमरजेंसी प्रोसीजर है कि आपको पेशेंट को हटाना, ये फर्स्ट एड के अंदर आता है। तो हटाना है ऑब्जेक्ट्स, जो रेस्ट्रिक्टिव ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हटाना है, कूल द बर्न, कवर द वुंड एंड इरिगेट केमिकल बर्न्स। इसके बाद नेक्स्ट प्रायोरिटीज़ इंक्लूडिंग। अब इसके बाद अगर पेशेंट की बात करें तो अपन इसके अंदर अपनी प्रायोरिटीज़ क्या हो जाएंगी? सबसे पहले एयरवे मेंटेन करना, ऑक्सीजन सप्लाई करना, इंसर्टिंग एटलीस्ट 1 लार्ज बोर। अगर आपको पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच गया है हॉस्पिटल सेटिंग में, तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहले आप एयरवे मेंटेन करोगे, सप्लाइंग ऑक्सीजन, लार्ज बोर आईवी लाइन, क्योंकि अगर शॉक हो गया तो आपको
अगर पेशेंट शॉक में चला गया तो आपको वहाँ पे वेन्स फाउंड करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी वेन्स फाउंड हो सके, आप जल्दी से जल्दी एक लार्ज आईवी लाइन लगा दो ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। तो एयरवे सप्लाइंग ऑक्सीजन इंसर्टिंग ए लार्ज बोर आईवी लाइन एंड कवर द वुंड। सबसे पहले आप इस पे फोकस करोगे। इसके बाद नेक्स्ट एक ABCD फॉर्मेट बनाया गया है कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले एयरवे, सेकंड ब्रीदिंग एंड गैस एक्सचेंज, थर्ड सर्कुलेटरी एंड कार्डियक स्टेटस, फोर्थ कोई डिसेबिलिटी है तो उसको मेंटेन करना, एंड E4 एग्जामिन एंड एक्सपोज, और एग्जामिन करना और उन चीज़ों के बारे में पता लगाना जो आपको पहले, या कोई जैसे फर्दर इंजरीज हो सकती हैं, सर्वाइकल इंजरी हो सकती है, कोई हेड इंजरी हो सकती है, उन सबको एग्जामिन करना और एक्सपोज करना, या फिर जैसे सेरेब्रल डैमेज हो सकता है, रीनल डैमेज हो सकता है, GI डैमेज हो सकता है, तो उनका पता लगाना। तो ये सब आपके फीचर्स होंगे। आपको क्या क्या करना है एक केमिकल एक बर्न के पेशेंट के साथ स्टार्टिंग फेज में, इमरजेंट फेज में, इमीडिएट फेज में। अब इसके बाद मैनेजमेंट पे अपन आते हैं। तो सबसे पहले मेंटेन द एयरवे एंड ब्रीदिंग। जो एयरवे है और ब्रीदिंग है उसको मेंटेन करना। इसमें क्या क्या कर सकते हैं अपन। इनिशियल प्रायोरिटीज़ इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट रिमेन्स एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। इसमें फॉर माइल्ड पल्मोनरी इंजरी, अगर कोई है, थोड़ी छोटी बहुत इंजरी है, पल्मोनरी इंजरी है या रेस्पिरेटरी सिस्टम इंजरीज है, तो इंस्पायर्ड एयर इज ह्यूमिडिफाइड। जो आप एयर दे रहे हो या ऑक्सीजन दे रहे हो वो ह्यूमिडिफाइड होनी चाहिए। और पेशेंट इज एनकरेज टू कफ। पेशेंट को आप एनकरेज करो कफ के लिए, ताकि उसके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई इनहेलेंट्स हैं वो बाहर आ सके और आप उनको सक्शन करके रिमूव कर सको, ताकि वो, और अगर अंदर रहेंगे तो वो कंटिन्यूसली और इंजरी बनाए रखेंगे। तो आपको सबसे पहले ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जो इरीगेट हुआ है, जो इनहेल किया है पेशेंट ने, उस ऑब्जेक्ट्स को या जो सीक्रेशंस हैं उनको आपको बाहर निकालना है। तो फर्स्ट फेज माइल्ड इंजरी है तो उसके लिए आपको ह्यूमिडिफाइड एयर इंस्पायर देनी है और साथ में कफिंग के लिए इंस्पायर करना है और उसको सक्शनिंग करके निकाल देना है सीक्रेशंस को। सेकंड, अगर सीवियर इंजरी है तो आपको क्या करना है, रिमूव सीक्रेशंस बाय ब्रोंकियल सक्शनिंग एंड एडमिनिस्टर ब्रोंकियोडाइलेटर्स एंड म्यूकोलाइटिक एजेंट्स। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर इनहेलेंट इंजरी है तो आपको ब्रोंकोडाइलेटर्स और म्यूकोलाइटिक एजेंट्स देके ब्रोंकियल सक्शनिंग करनी है, ताकि जो इनहेलेंट, जो भी टॉक्सिन या कोई भी ऐसा केमिकल जो पेशेंट ने इनहेल किया है वो आप बाहर निकाल सको। इसके अलावा अगर एडिमा इन द एयरवे के अंदर इन्फ्लामेशन हुआ है तो मे बी इंजरी हुई है, इन्फ्लामेशन होगा, एडिमा होगा, तो आपको क्या करना है, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कर सकते हो। कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर या मैकेनिकल वेंटिलेटर पे भी आप पेशेंट को लगा सकते हो, क्योंकि अगर सीरियस इंजरीज है, एडिमा हो गया है, तो मे बी जो लंग्स है वो काम करना स्टॉप कर सकते हैं। तो आपको एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन और मैकेनिकल वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो एयरवे और ब्रीदिंग को मेंटेन करने के लिए आपको ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना है, सक्शनिंग करनी है, ब्रोंकियल सक्शनिंग कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा ही सीरियस है पेशेंट की हालत तो आप ET ट्यूब और मैकेनिकल वेंटिलेटर यूज कर सकते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग द एक्सटेंट ऑफ बर्न इंजरी। अमेरिकन बर्न एसोसिएशन ने कि कितना परसेंटेज बर्न हुआ है, कैसे अपन उसको सीरियस बर्न, माइनर बर्न, मॉडरेट बर्न में कैसे कितना परसेंटेज बर्न है तो उसको माइनर मानेंगे, कितना परसेंटेज बर्न है तो उसको, तो क्योंकि इसके बेसिस पे आपको जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया है उसके परसेंटेज से पता लगेगा आपको फ्लूइड रिससिटेशन का, कि आपको कितना फ्लूइड चढ़ाना है, कितना फ्लूइड पेशेंट को देना है। तो उसके लिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप कैसे उसको डिसाइड करोगे कि माइनर बर्न है, या मेजर बर्न है, या सीरियस बर्न है। तो इसके अंदर जो अमेरिकन बर्न एसोसिएशन है उसने सबसे पहले माइनर बर्न इंजरी किसको माना जाता है, अगर सेकेंड डिग्री बर्न हो लेस देन 50% ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया इन एडल्ट्स और लेस देन 10% इन चिल्ड्रंस। अगर सेकेंड डिग्री बर्न है और 15% टोटल बॉडी सरफेस एरिया से कम, लेस देन 15% अगर है एडल्ट्स में और लेस देन 10% है चिल्ड्रंस में, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, माइनर बर्न इंजरी।
और अगर थर्ड डिग्री बर्न है लेस देन 2% टोटल बॉडी सरफेस एरिया, जिसमें कि स्पेशल केयर एरिया जैसे आईज, ईयर्स, फेस, हैंड्स, फीट, पेरिनियम जॉइंट्स ये इंक्लूडेड नहीं है। इसके अलावा अगर 2% बॉडी सरफेस एरिया अफेक्टेड हो रहा है तो उसको भी अपन माइनर बर्न में ही, लेस देन 2% अगर इन है तो उसको भी माइनर बर्न में ही अपन इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिक इंजरीज है, इनहेलेशन इंजरीज है, कॉन्क्रीट ट्रोमा, ये सब इसके अंदर अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। ये सब किस में आएंगे, माइनर बर्न में इंक्लूडेड नहीं होते। अगर सेकेंड डिग्री बर्न है और 15% से कम है एडल्ट्स में और 10% से कम है चिल्ड्रंस में तो वो माइनर बर्न होगा। थर्ड डिग्री बर्न है लेस देन 2% तो उसको अपन माइनर बर्न मानेंगे। इसके बाद सेकेंड मॉडरेट बर्न या अनकॉम्प्लिकेटेड बर्न। सेकेंड डिग्री बर्न है 15 से 25% टोटल बॉडी सरफेस एरिया एडल्ट्स में और 10 से 20% टोटल बॉडी सरफेस एरिया इन चिल्ड्रंस में, तो वो कौन सा होगा, मॉडरेट बर्न। थर्ड डिग्री बर्न 10% से कम है और नॉट इन्वॉल्विंग स्पेशल केयर एरियाज, सेम वैसे ही, और एक्सक्लूड इलेक्ट्रिकल इंजरीज, इनहेलेशन इंजरीज, ये सब किसके अंदर आएंगी, थर्ड या मेजर बर्न के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो इसमें भी ये सब इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। मॉडरेट बर्न में क्या क्या इंक्लूडेड होगा, सेकेंड डिग्री बर्न है और 15 से 25% टोटल बॉडी सरफेस एरिया अफेक्टेड है एडल्ट्स में और 10 से 20% चिल्ड्रंस में, तो वो कौन सा होगा, मॉडरेट। और थर्ड डिग्री बर्न है लेस देन 10% तो वो कौन सा होगा, मॉडरेट बर्न। अब थर्ड है मेजर बर्न। सेकेंड डिग्री बर्न 25% से ज़्यादा एडल्ट्स में और 20% से ज़्यादा चिल्ड्रंस में, तो मेजर बर्न। ऑल थर्ड डिग्री बर्न्स एक्सीड्स 10% टोटल बॉडी सरफेस एरिया। टोटल बॉडी सरफेस एरिया से 10% ज़्यादा है तो वो सब किसके अंदर आएंगे, थर्ड डिग्री बर्न, मेजर बर्न के अलावा, बर्न के अंदर। और ऑल बर्न जिसके अंदर आईज, ईयर्स, फेस, हैंड्स, फीट, पेरिनियम जॉइंट्स अगर ये अफेक्टेड हो रहे हैं तो वो सारे बर्न मेजर बर्न के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे, चाहे परसेंटेज उनका 2% हो, 5% हो, 7% हो, 10%, कितना भी बर्न हो, अगर वो इन एरियाज को अफेक्ट कर रहा है तो वो सब मेजर बर्न के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। और इसके अलावा ऑल इनहेलेशन, इलेक्ट्रिकल, कॉन्क्रीट ट्रोमा और पुअर रिस्क पेशेंट्स जो भी हैं वो सब किसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे, मेजर बर्न इंजरी के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। तो ये क्लासिफिकेशन है जिसमें माइनर, मॉडरेट और मेजर बर्न बताया गया कि कौन सा बर्न अगर आपको असेसमेंट से पता चलेगा उसके बेसिस पे आप जो ट्रीटमेंट है उसको, जो ट्रीटमेंट गाइडलाइंस है वो फॉलो करनी है। इसके बाद आते हैं अपन, पहले हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम का मैनेजमेंट या एयरवे ब्रीदिंग का हो गया। अब फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स पे आते हैं, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट। नेक्स्ट टू हैंडलिंग रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज़, रेस्पिरेटरी जो डिफ़िकल्टीज़ है उनको एक बार हैंडल करने के बाद द मोस्ट अर्जेंट नीज इज प्रिवेंटिंग इरिवर्सिबल शॉक। पेशेंट शॉक में चाहे इरिवर्सिबल शॉक मतलब कि वापस उसको ट्रीट करना पॉसिबल ना हो पाए, उससे पहले अपने को जो लॉस्ट फ्लूइड है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनको वापस रिप्लेस करना है ग्रेटर देन 20% ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया, जिसमें 20% से ज़्यादा बर्न हो चुका है उन पेशेंट्स में अपने को, पेशेंट शॉक में जाने के चांसेस है, तो अपने को फटाफट रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज़ को मेंटेन करने के बाद फ्लूइड रिससिटेशन पे आना है। लार्ज बोर जो आईवी लाइन थी वो तो अपने को स्टार्ट कर देनी है। जो आईवी लाइन अपन एक यूज़ कर रहे थे जो मैंने बताया था लार्ज बोर आईवी लाइन, वो तो स्टार्ट में ही कर देनी है अपने को। उसके लिए रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज़ का भी वेट नहीं करना है, आपको फटाफट से एक आईवी लाइन यूज करनी है। तो इसके बाद इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन पेरिफेरल आईवी एसेस में भी रिक्वायर्ड, हाउएवर इन लार्ज बर्न सेंट्रल वेनस। अगर आईवी लाइन आप यूज कर रहे हो तो ठीक है, अगर और भी ज़्यादा बर्न है तो आप सेंट्रल वेनस लाइन भी आप रिक्वायर हो सकती है, आपको या ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि उससे आप जल्दी से फ्लूइड रिससिटेशन नहीं कर सकते। पेशेंट को शॉक में जाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अगर थोड़ी भी देर हुई तो आप पेशेंट खो सकते हो। तो इसलिए आपको फटाफट से आईवी लाइन मिल रही है, आईवी लाइन से काम नहीं चल रहा तो फटाफट से सेंट्रल वेनस, अगर ज़्यादा सीरियस बर्न है, ज़्यादा एरिया बर्न है, 50% 40% बर्न है, तो आप फटाफट से सेंट्रल वेनस लाइन भी यूज कर सकते हैं। टोटल बॉडी सरफेस एरिया को कैलकुलेट करना है, जैसे जिसके लिए मैंने पीछे फार्मूलाज बताए थे, रूल ऑफ 9 से, लुंड ब्राउडर चार्ट से,
पाम मेथड जो भी आप यूज करते हो उससे आपको टोटल बॉडी सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है और फ्लूइड रिससिटेशन स्टार्ट करना विथ रिंगर लैक्टेट या आरएल के साथ आपको स्टार्ट कर देना है स्टार्टिंग में by using ABA fluid resuscitation formula. RL is a isotonic solution. आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है जो कि अपन यूज करते हैं। क्या होता है आरएल यूज किया जाता है जो कि एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। आइसोटोनिक मतलब इसकी टोनिसिटी अपनी बॉडी के प्लाज्मा के सिमिलर होती है, बॉडी प्लाज्मा की सिमिलर होती है। नॉर्मली आइसोटोनिक में 270 to 310 मिलीओस्मोल पर लीटर जिन फ्लूइड्स की टोनिसिटी होती है उनको इंक्लूड किया जाता है अपन किस में, आइसोटोनिक में। और इससे ज़्यादा तो हाइपरटोनिक और इससे कम है तो हाइपोटोनिक। तो आरएल से स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे स्टार्ट करना है, क्या उनसे फार्मूलाज यूज करने, ये कुछ फार्मूलाज हैं। एडल्ट्स के लिए थर्मल और अगर केमिकल बर्न है ये एबीए के द्वारा है, मतलब अमेरिकन बर्न एसोसिएशन के द्वारा दिए गए फार्मूलाज हैं। इसमें क्या करेंगे, 2 ml RL एडल्ट्स थर्मल और केमिकल बर्न है, थर्मल और केमिकल बर्न है तो एडल्ट्स के लिए 2 ml RL इंटू बॉडी वेट इन केजी, बॉडी का वेट केजी में और परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया। जैसे 2 ml इंटू मान लो वो पेशेंट का वेट है 60 kg तो 60 kg और टोटल बॉडी सरफेस एरिया है 20%। तो इसको मल्टीप्लाई करना है 120 इंटू 20 लगभग 2000 ml आपको फ्लूइड चढ़ाना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट 4 एडल्ट्स विथ इलेक्ट्रिक बर्न, अगर इलेक्ट्रिक बर्न है तो 2 ml की जगह 4 ml, तो ये इसका जस्ट डबल हो जाएगा 4000 अप्रोक्स 4000 ml। तो ऐसे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना फ्लूइड कैसे 2 ml RL बॉडी वेट से और टोटल बॉडी सरफेस एरिया से। इसलिए अपने को टोटल बॉडी सरफेस एरिया जानना जरूरी है कि कितना परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ है। तो 2 ml एडल्ट्स के लिए थर्मल और केमिकल बर्न में और इलेक्ट्रिक बर्न में 4 ml। अब ऐसा नहीं कि इसको अपन कंटिन्यूसली चढ़ा देंगे, इसके अंदर आपको जो आपका फ्लूइड कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जैसे 2000 ml आया है तो इसको आपको इसका हाफ जो है 1000 ml है वो आपको इन 8 आवर्स के अंदर एडमिनिस्टर कर देना है। 8 घंटे के अंदर आपका 1000 ml हो जाना चाहिए और सेकंड हाफ जो 1000 ml बच गया है वो आपको नेक्स्ट 16 घंटे के अंदर एडमिनिस्टर करना है। तो पहला जरूरी नहीं हो 1000 ml हो, अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट और अकॉर्डिंग टू परसेंटेज बर्न ऑफ एरिया ये वेरी कर सकता है। तो उसमें से जितना भी आएगा, जैसे मान लो 4000 ml आया तो उसका आधा 2000 ml आपको 8 घंटे के अंदर एडमिनिस्टर करना है और बाकी 2000 ml आपको करना है नेक्स्ट 16 घंटे के अंदर। ये फार्मूलाज किसके द्वारा दिए गए हैं, अमेरिकन बर्न एसोसिएशन के द्वारा। इसके बाद कई और फार्मूलाज भी हैं जो बहुत पहले से यूज होते आ रहे हैं। कॉन्सेंसस फार्मूला ये बोलता है 2 to 4 ml इंटू बॉडी वेट और इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया, मतलब अप्रोक्स उसके अकॉर्डिंग ही अमेरिकन बर्न एसोसिएशन ने इन्होंने जो पहले से चले आ रहे थे फार्मूलाज उनको ही मॉडिफाई करके और एक जनरल फार्मूलेज बना दिए। तो जो कॉन्सेंसस फार्मूला था उसके अकॉर्डिंग 2 से 4 ml RL ही यूज कर रहे हैं ये सब, 2 से 4 ml RL के लिए ये फार्मूला। इसके अलावा अगर आपको ग्लूकोज देना है, कोलोइड्स देने हैं तो उनके लिए अलग फार्मूलाज यूज किए जाएंगे। तो ये सिर्फ RL के लिए या इसके सिमिलर कोई भी सॉल्यूशन जिसकी जो आइसोटोनिक हो सकता है, जैसे NS यूज कर सकते हैं तो उनके लिए है। तो टोटल बॉडी सरफेस एरिया इसमें भी सेम वही चीज़, हाफ 8 घंटे के अंदर और अगला हाफ 16 घंटे के अंदर यूज करना है। इसके बाद नेक्स्ट इवांस फार्मूला, इन्होंने सबसे पहले बताया कोलोइड्स के लिए। कोलोइड्स क्या होते हैं, जिसके अंदर केवल फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते, इसके अंदर प्रोटीन्स हो सकते हैं और भी कई सब्सटेंसेस अपन डालते हैं तो उनको कोलोइड्स बोला जाता है। तो कोलोइड्स के लिए फार्मूला होगा 1 ml इंटू पर kg बॉडी वेट इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया।
इलेक्ट्रोलाइट्स या जैसे अपन RL NS की बात करें तो 1 ml इंटू kg बॉडी वेट इंटू परसेंटेज ऑफ बर्न एरिया। अगर ग्लूकोज देना अपने को तो 2000 ml फॉर इनसेंसिबल लॉस। 5% वाटर के अंदर अपने को देना है ग्लूकोज, 5% डेक्स्ट्रो जिसको बोला जाता है, 2000 ml आपको इनसेंसिबल लॉस के लिए देना है। तो ये इवांस फार्मूला के अकॉर्डिंग कोलॉइड्स का अलग है, इलेक्ट्रोलाइट्स का अलग है और ग्लूकोज का अलग से बताया गया है। इसमें भी सेम वही चीज़ें। फर्स्ट डे आपको ध्यान रखना है कि पहला हाफ ऑफ अमाउंट है वो आपको 8 घंटे के अंदर चढ़ाना और रिमेनिंग हाफ को आपको 16 घंटे के अंदर देना। और सेकेंड डे अगर आप यूज कर रहे हो तो हाफ ऑफ प्रीवियस डेज कोलॉइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब पहले दिन जितना दिया था उससे आधा ही आपको पेशेंट को देना है। ऐसा नहीं है कि पहले दिन जितना ही आपने सेकेंड डे भी चढ़ा दिया। तो पहले दिन जितना दिया था, मान लो पहले दिन आपने 4000 ml फ्लूइड चढ़ाया या आपने 500 ml कोलॉइड्स दिए, तो उनके हाफ ही अगले दिन 2000 ml और 500 ml ही आपको यूज करने हैं इलेक्ट्रोलाइट्स और कोलॉइड्स। नेक्स्ट फार्मूला ब्रूक आर्मी फार्मूला। इन्होंने बताया है कोलॉइड्स के लिए 0.5 ml इंटू kg बॉडी वेट इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया, और इलेक्ट्रोलाइट्स के बताया है 1.5 ml इंटू kg वेट इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया, और ग्लूकोज के लिए 2000 ml आपको देना है। सेम वही प्रोसीजर, हाफ 8 घंटे में, 16 घंटे में, और अगले दिन इसका हाफ। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इन सब के अंदर कि ये इन्होंने ml में डिफरेंस कर दिया है। कोई 0.5 ml दे रहा है, कोई 1.5 ml दे रहा है, कोई 1 ml दे रहा है, कोई 2 ml दे रहा है, कोई 4 ml दे रहा है। तो ये सब, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा पार्कलैंड एंड बैक्स्टर फार्मूला, इसके अकॉर्डिंग RL 4 ml इंटू बॉडी वेट इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया, जिसके अंदर आपको हाफ 8 घंटे और अगला हाफ 16 घंटे। कोलॉइड्स आप अकॉर्डिंग टू आपकी नीड वेरी कर सकते हो। तो ये फार्मूलाज हैं। इन फार्मूलाज के अकॉर्डिंग आजकल ये ही यूज किए जाते हैं, क्योंकि उन सबको मॉडिफाई करके जो अमेरिकन बर्न एसोसिएशन ने इसने जनरल फार्मूला बना दिया है कि RL के लिए 2, अगर थर्मल और केमिकल बर्न है तो 2 ml और इलेक्ट्रिक बर्न है तो 4 ml अपन यूज पर kg और पर टोटल बॉडी सरफेस एरिया। तो ये सारे फार्मूलाज हैं, कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनको एक बार अच्छे से देख लेना। इसके बाद आते हैं अपन, इस फार्मूलाज से अपन ने देख लिया और फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया। इसके बाद अपने को इनटेक आउटपुट ध्यान रखना और फर्दर क्या मैनेजमेंट करना है फर्स्ट फेज के अंदर या इमरजेंट फेज के अंदर, वो देख। तो दीज फार्मूलाज आर ओनली गाइडलाइंस, ये जो फार्मूलाज दिए गए गाइडलाइंस है। इसके अलावा आपको पेशेंट की कंडीशन, उसकी रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो कोई पेशेंट है वो उसका आपने इनटेक 2000 ml दिया लेकिन आउटपुट हो ही नहीं रहा है, आउटपुट कम हो रहा है, तो आपको ये होल्ड करना है। ऐसा नहीं कि आप देते रहोगे, इसकी वजह से क्या हो सकता है, ओवरलोड हो सकता है, तो वो भी डेंजरस हो सकता है। तो आपको इनटेक आउटपुट पे फोकस रखना है, पेशेंट की कंडीशन पे ध्यान रखना है। तो ये गाइडलाइन से केवल, ऐसा नहीं है कि इन्होंने बोल दिया है कि इतना देना है मतलब इतना देना ही है। इसके साथ साथ आपको पेशेंट की कंडीशन पे भी ध्यान रखना है, उसका मॉनिटरिंग करते रहना है, रेस्पॉन्स क्या आ रहा है पेशेंट का। पेशेंट रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उसकी किडनीज डैमेज हो चुकी है, तो आप ऐसा थोड़े ना कि कंटिन्यूसली फ्लूइड चढ़ाते ही रहोगे, नहीं, आपको वो ध्यान देना है, आपको फिजियोलॉजिकल मॉनिटरिंग करनी है पेशेंट के रेस्पॉन्स की। जैसे एडल्ट है कोई, तो यूरिन आउटपुट 30 से 50 ml अगर पर आवर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका रिससिटेशन अप्रोप्रिएट है, मतलब आपको ने जो रिससिटेशन या फ्लूइड जो आपका जा रहा है वो सही जा रहा है, इतना आउटपुट होना ही चाहिए। अगर इससे कम आउटपुट हो रहा है तो मतलब आपका पेशेंट रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उसको कोई ना कोई फर्दर प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहा है, या इससे ज़्यादा हो रहा है तो आपको ज़्यादा भी करना पड़ सकता है। इसके ये है थर्मल बर्न के लिए। थर्मल बर्न में 30 से 50 ml पर हार अगर है तो अप्रोप्रिएट है, और केमिकल बर्न के अंदर 75 to 100 ml पर हार अगर है तो सॉरी, थर्मल और केमिकल बर्न के लिए 30 से 50 ml और इलेक्ट्रिक बर्न के लिए 75 to 100 ml पर हार है, तो आपका जो रिससिटेशन प्रोसेस है वो अप्रोप्रिएट है, और इससे अप डाउन हो रहा है तो आपको
असेस करके रखना है और उसके अकॉर्डिंग आपका फ्लूइड का जो फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन का अमाउंट है वो अप डाउन हो सकता है। इसके बाद आफ्टर एडिक्वेट रेस्पिरेटरी फंक्शन और सर्कुलेटरी स्टेटस एस्टेब्लिश होने के बाद आपको पेशेंट को असेस करना फॉर सर्वाइकल स्पाइन एंड हेड इंजरी। इसके अलावा जैसे पेशेंट फॉल हो सकता है, बेहोश हुआ था तो गिरा होगा या और कोई इंजरीज हो सकती हैं, तो आपको उसकी सर्वाइकल स्पाइन को और हेड इंजरीज के लिए उसको असेस करना है। इसके लिए आप उसका एक्सरे करके देख सकते हैं या जो आपका फिजिशियन या जो डॉक्टर है वो जो असेसमेंट करेगा उसके बेसिस पे आप ध्यान रखना है पेशेंट का। इसके अलावा केमिकल बर्न है तो उसकी फ्लशिंग आपको कंटिन्यू रखनी है। केमिकल बर्न हुआ था पेशेंट, उसकी फ्लशिंग मतलब जो फ्लश करते हैं वुंड को, वुंड केयर के अंदर आता है ये प्रोसीजर, तो फ्लश करते हैं तो उस पर आपको कंटिन्यू रखना है। इसके अलावा आइज़ को एग्जामिन करना है बाय द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की हेल्प से कि पेशेंट की आइज़ में, क्योंकि केमिकल बर्न्स हैं उनके अंदर आइज़ अफेक्ट हो सकते हैं, कोई केमिकल आइज़ में चला गया हो तो अपन आइज़ को भी एग्जामिन करेंगे। पेशेंट का टेम्परेचर का भी मॉनिटरिंग अपने को कंटिन्यूस करते रहना है। इसके अलावा एक इनड्वेलिंग यूरिनरी कैथेटर अपने को प्लेस करना है जिससे अपन प्रॉपर ध्यान रख सकें कि पेशेंट का इनटेक आउटपुट क्या चल रहा है, उससे मॉनिटरिंग में भी और किडनी के फंक्शनिंग का आपको असेसमेंट हो जाएगा। तो एक इनड्वेलिंग यूरिनरी कैथेटर आपको यूज करना है। और अगर द बर्न इज़ 20 to 25% ज़्यादा है तो आप एनजी ट्यूब यूज कर सकते हैं जिससे कि स्टमक डिकम्प्रेस और वोमिटिंग जैसी कंडीशंस ना आए, तो इसके लिए आप एनजी ट्यूब यूज कर सकते हो। बेस लाइन हाइट, वेट, आर्टीरियल ब्लड गैस, हीमेटोक्रीट, इलेक्ट्रिक वैल्यूज, ब्लड टेस्ट, यूरिन एनालिसिस और चेस्ट एक्सरे, ये सब भी आपको पहले से करके रखना है। या पेशेंट का अब ऐसा नहीं है कि बर्न का पेशेंट है तो उसको और कोई इंजरीज नहीं हो सकती, मे बी एबीजी आपको करना है, एसिड बेस बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है, हीमेटोक्रीट ब्लड का लेवल डिस्टर्ब हो सकता है, फ्लूइड ज़्यादा चढ़ गया हो या बहुत कम हो, हीमो कंसनट्रेशन ज़्यादा रह गई हो। इलेक्ट्रोलाइट वैल्यूज़ का भी ध्यान रखना है क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जिनकी वजह से कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डिसरिथमियाज हो सकते हैं और फर्दर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अपने को केवल बर्न में फ्लूइड और रेस्पिरेटरी का नहीं, इसके अलावा ये सब चीज़ें भी अपने को ध्यान रखनी है। लेकिन फर्स्ट मैनेजमेंट आपका रेस्पिरेटरी का, उसके बाद फ्लूइड रिससिटेशन और उसके बाद अपन इन सब चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। इसके बाद बिकॉज ऑफ पुअर टिश्यू परफ्यूजन एंड आईवी एनाल्जेसिया इज यूज टू रिलीव पेन। पेन रिलीव करने के लिए अपन आईवी ही यूज करेंगे क्योंकि टिश्यू परफ्यूजन बहुत कम हो रखा था। तो अपन जैसे अपन ने अगर ओरल दिया तो स्टमक तक जाएगा, तो स्टमक वाइटल ऑर्गन नहीं है तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाती है शॉक की वजह से, तो मे बी उसका एब्जॉर्प्शन स्लो होगा वो उसका और उसकी सप्लाई बहुत कम होगी, ब्लड कम है तो आईवी लाइन देंगे तो मे बी वो जल्दी इफेक्टिव होगा रेदर देन ओरल। तो आपको आईवी एनाल्जेसिक ही यूज करना है। और इलेक्ट्रिक बर्न है तो आपको ईसीजी भी, क्योंकि इलेक्ट्रिक बर्न के अंदर आपकी ईसीजी डिस्टर्ब हो सकती है। ईसीजी इज ऑल्सो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी, तो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी की वजह से इलेक्ट्रिक एक्टिविटी में डिस्टर्बेंस आ सकता है, तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। और बर्न कंटामिनेशन एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, इन्फेक्शंस होने के चांसेस हो जाते हैं, तो आपको बर्न को कंटामिनेटेड होने से बचाना है। और टिटनेस प्रोफाइलेक्सिस भी करना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये मैनेजमेंट की फर्स्ट फेज़ थी जिसको क्या बोला जाता है, इमरजेंट फेज या इमीडिएट फेज। इमीडिएटली आपको क्या करना है, तो सबसे पहले इमीडिएटली फेज के अंदर आपको बर्न साइट पे फर्स्ट एड, जो जिसके अंदर आपको बर्न पेशेंट को जो सोर्स है उससे हटाना है, कोई ऑब्जेक्टिव उसने बॉडी पे पहन रखे उनको हटाना है, उसको कोई गीला कपड़ा या गीला कोट जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे कवर करना है बर्न को, और बर्न को कूल करना है, वाटर से इरीगेट करना है। केमिकल बर्न है तो, थर्मल बर्न है तो भी आपको वाटर टैप वाटर हो या कोई भी वाटर हो उससे आपको उसको वॉश करना है। तो फर्स्ट एड के अंदर इसके बाद अगर उसको हॉस्पिटल ले जाने के बाद फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, रेस्पिरेटरी एयरवे ब्रीदिंग जो ABCD है उस पर फोकस करना है।
सबसे पहले एयरवे, फिर ब्रीदिंग, फिर सर्कुलेशन या फ्लूइड रिससिटेशन, फिर उसके बाद डिसेबिलिटीज़ और E4 एक्सपोजर और फर्दर चीज़ों के लिए उसको एग्जामिन करना है। फ्लूइड रिससिटेशन के अंदर कुछ फॉर्मूलेज थे जिन आप ABE वाले फार्मूलाज आजकल यूनिवर्सली यूज हो रहे हैं, जिसके अंदर 2 ml और 4 ml ये थर्मल बर्न के लिए और ये इलेक्ट्रिक बर्न के लिए, थर्मल और केमिकल बर्न के लिए और इलेक्ट्रिक बर्न के लिए। RL इज़ मोस्ट कॉमनली यूज क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, तो इसलिए यूज किया जाता है। तो ये था बर्न का फर्स्ट फेज है, इमरजेंट मैनेजमेंट। थैंक यू गाइस फॉर हियरिंग मी। अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।